स्वागत। आज हम एक ऐसी स्थिति पे बात कर रहे हैं जो शायद कुछ लोगों को जानी पहचानी लगे। मतलब जीवन में काफी कुछ हासिल कर लिया है, सफलता भी है, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक खालीपन सा, एक असंतोष महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक तो है, पर वो खुशी या संतुष्टि, उसमें कोई अदृश्य दीवार सी खड़ी हो। और इसी के संदर्भ में आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत सामग्री की गहराई में जा रहे हैं, ग्रैटिट्यूड मैकेनिक्स, द इंजन ऑफ जॉय एंड रेजिलियंस। ये सामग्री कृतज्ञता को सिर्फ एक अच्छी भावना या एक नैतिक गुण की तरह नहीं देखती, बल्कि इसे खुशी और मुश्किलों से उभरने की क्षमता, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, उसे पैदा करने वाले एक व्यवहारिक इंजन, एक पूरी कार्य प्रणाली के रूप में देखती है। हमारा मिशन है इस इंजन के पुर्जों को समझना और देखना कि ये आखिर काम कैसे करता है। बिल्कुल। और ये नजरिया ही अपने आप में मैं कहूँगा काफी शक्तिशाली है। ये कृतज्ञता को एक निष्क्रिय अवस्था से निकालकर एक सक्रिय मतलब जानबूझकर अपनाने वाली रणनीति में बदल देता है। स्रोत इस बात पर गहराई से जाता है कि कैसे कृतज्ञता का नियमित अभ्यास करके हम सचमुच अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं, अपनी सोच का पैटर्न बदल सकते हैं और जीवन की जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना करने के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस स्रोत की गहराइयों में उतरते हैं, समझते हैं कि ये कृतज्ञता की कार्यप्रणाली असल में है क्या, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और ये हमारे जीवन में स्थायी खुशी और मजबूती लाने में कैसे मदद कर सकती है। खासकर तब जब बाहरी सफलता तो है, पर अंदर से वो संतुष्टि, वो शायद कम महसूस हो रही हो। स्रोत की शुरुआत एक बहुत ही आम मानवीय अनुभव से होती है कि हमारे पास बहुत कुछ होता है ना? फिर भी हमारा ध्यान अक्सर उन चीज़ों पर चला जाता है जो हमारे पास नहीं है या जो हमारी उम्मीदों के हिसाब से गलत है। ऐसा क्यों होता है? क्यों सफलता के शिखर पर भी कभी-कभी वो असंतोष घेर लेता है? हाँ, ये बहुत आम है और इस सामग्री के अनुसार इसका एक बड़ा कारण हमारे दिमाग का डिजाइन है, जिसे नकारात्मकता पूर्वाग्रह या नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। अच्छा। देखिए, विकास के क्रम में हमारे पूर्वजों के लिए ये जरूरी था कि वो खतरों पर, समस्याओं पर, नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान दे। ये उनके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण था। अच्छा। एक अनदेखा खतरा जानलेवा हो सकता था, जबकि एक छूटा हुआ सकारात्मक अनुभव शायद उतना घातक नहीं था। अच्छा। तो ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म था जो पहले तो फायदेमंद था, पर अब आधुनिक जीवन में शायद हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हाँ, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं। आज की दुनिया में जहां शारीरिक खतरे उस तरह के नहीं हैं, ये पूर्वाग्रह हमें अक्सर मानसिक रूप से परेशान करता है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मक जानकारी को ज्यादा जल्दी पकड़ता है और उसे सकारात्मक जानकारी से ज्यादा वजन देता है। स्रोत इसे एक दिलचस्प तरीके से समझाता है कि हमारा दिमाग नकारात्मक अनुभवों के लिए वेलक्रो जैसा है, चीजें चिपक जाती हैं, और सकारात्मक अनुभवों के लिए टेफ्लॉन जैसा, चीजें फिसल जाती हैं। यही कारण है कि दिन भर की 10 अच्छी बातों के बावजूद एक बुरी घटना हमारे मूड पर हावी हो सकती है, और यही लंबे समय में उस खालीपन को जन्म दे सकता है जिसकी बात आपने शुरू में की थी। ये समझना कि ये एक जैविक प्रवृत्ति है अपने आप में काफी मददगार है। तो फिर कृतज्ञता इस पैटर्न को कैसे तोड़ती है? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात है? नहीं, ये सिर्फ सोचने से कहीं ज्यादा गहरा है, और यहीं पर स्रोत का वो मैकेनिक्स वाला पहलू सामने आता है। अध्याय 1 में कृतज्ञता के न्यूरोकेमिस्ट्री पर विस्तार से बात की गई है। जब हम जानबूझकर कृतज्ञता महसूस करते हैं या उसे व्यक्त करते हैं, तो ये हमारे मस्तिष्क में रासायनिक बदलाव लाता है। खास तौर पर यह डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को ट्रिगर करता है। डोपामाइन और सेरोटोनिन, ये तो मूड, खुशी और संतुष्टि से जुड़े हुए मुख्य रसायन हैं। बिल्कुल। डोपामाइन अक्सर इनाम और प्रेरणा से जुड़ा होता है, और सेरोटोनिन मूड रेगुलेशन और एक तरह की शांति की भावना से। जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हम सक्रिय रूप से इन फील गुड केमिकल्स को बढ़ावा दे रहे होते हैं। स्रोत इसे बहुत अच्छे ढंग से पेश करता है। ये लगभग वैसा ही है जैसे आप अपने शरीर का प्राकृतिक एंटी डिप्रेसेंट या मूड बूस्टर खुद ही सक्रिय कर रहे हों। तो ये सिर्फ एक अमूर्त भावना नहीं है, ये एक वास्तविक अनुभव करने योग्य जैव रासायनिक बदलाव है। और स्रोत ये भी बताता है कि इसका तनाव पर भी सीधा असर होता है, कॉर्टिसोल वगैरह पर। हाँ, ये दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। कृतज्ञता कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन के स्तर को कम करने में मदद करती है। सोचिए, वो नकारात्मकता पूर्वाग्रह हमें लगातार एक तनाव की स्थिति में रखता है ना?
हमेशा खतरों की तलाश में। कृतज्ञता इस प्रक्रिया को शांत करने में मदद करती है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब स्रोत न्यूरोप्लास्टी की बात करता है। न्यूरोप्लास्टी यानी हमारे मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली को बदलने की क्षमता। वो बदल सकता है। सही। स्रोत के अनुसार नियमित कृतज्ञता अभ्यास से हम सचमुच अपने मस्तिष्क के उन तंत्रिका पथों यानी न्यूरल पाथवेज को मजबूत कर सकते हैं जो सकारात्मक भावनाओं और विचारों से जुड़े हैं। जैसे व्यायाम मांसपेशियों को मजबूत करता है, वैसे ही कृतज्ञता का अभ्यास मस्तिष्क के सकारात्मकता सर्किट को, आप कह सकते हैं, मजबूत करता है। और समय के साथ हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से अच्छाई पर ध्यान देने और उसे महसूस करने में बेहतर हो जाता है। लेखक इसे एक तरह की मानसिक स्वच्छता या मेंटल हाइजीन कहते हैं। जैसे हम रोजाना दांत ब्रश करते हैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, वैसे ही कृतज्ञता का अभ्यास हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये लंबे समय में अधिक लचीला, मतलब रेजिलिएंट और संतुष्ट बनने का एक तरीका है। ये वैज्ञानिक आधार समझना वाकई आंखें खोलने वाला है। ये कृतज्ञता को सिर्फ एक नरम, अस्पष्ट से विचार से हटाकर एक ठोस, व्यवहारिक उपकरण बना देता है। और इसी व्यवहारिकता पर जोर देते हुए स्रोत ने ग्रैटिट्यूड मैकेनिक्स नाम का एक पूरा ढांचा पेश किया है। हाँ, ये स्रोत की खासियत है। ये सिर्फ क्यों नहीं बताता, बल्कि कैसे पर बहुत जोर देता है। ये ग्रैटिट्यूड मैकेनिक्स फ्रेमवर्क कृतज्ञता को क्रियान्वित करने योग्य कदमों में तोड़ता है। इसमें कुल 6 मुख्य मैकेनिक्स हैं, यानी अभ्यास या तकनीकें, और साथ में एक उन्नत मानसिकता है। ये सब मिलकर कृतज्ञता के इंजन को बनाते हैं। तो ये सिर्फ धन्यवाद कहना या मन में आभारी होना सोचने से कहीं ज्यादा व्यवस्थित और डिटेल्ड है। बहुत ज्यादा। इन 6 मैकेनिक्स में कई तरह के अभ्यास शामिल हैं। जैसे इसमें कृतज्ञता जर्नलिंग के उन्नत तरीके हैं, जिन पर हम शायद अभी बात करेंगे। इसमें ऐसे अभ्यास भी हैं जो रिश्तों में कृतज्ञता को बढ़ाने पर केंद्रित हैं, जिससे हमारे सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। कुछ तकनीकें मुश्किल समय या चुनौतियों के बीच भी कृतज्ञता के अवसर खोजने में मदद करती हैं, जो लचीलापन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ अभ्यास तो हमारी इंद्रियों, हमारे सेंसेस के माध्यम से सचेत रूप से कृतज्ञता महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे भोजन का स्वाद या प्रकृति की सुंदरता। तो ये एक बहुआयामी दृष्टिकोण है, सिर्फ एक चीज नहीं। चलिए, इन मैकेनिक्स में से कुछ पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, ताकि श्रोता समझ सकें कि इन्हें असल में व्यवहार में कैसे लाया जा सकता है। कृतज्ञता जर्नल शायद सबसे आम तरीका है जिसके बारे में लोगों ने सुना होगा। रोज 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। लेकिन स्रोत कहता है कि ये अक्सर उतना प्रभावी नहीं होता या वो उबाऊ हो जाता है। हाँ, ये एक आम शिकायत है। लोग शुरू तो करते हैं, पर जल्दी ही ये एक मैकेनिकल अभ्यास बन जाता है। रोजाना लगभग एक जैसी चीजें लिखते हैं: परिवार, स्वास्थ्य, नौकरी। स्रोत इस सामान्य तरीके की सीमाओं को पहचानता है और इसीलिए ग्रैटिट्यूड जर्नल 2.0 का सुझाव देता है। यहाँ मुख्य सिद्धांत है, गुणवत्ता मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता से क्या मतलब है यहाँ? स्पेसिफिक होना? हाँ, मतलब है गहराई और विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। सिर्फ मैं अपने परिवार के लिए आभारी हूं लिखने के बजाय स्रोत कहता है कि विशिष्ट बने। जैसे उदाहरण के लिए, मैं आज रात अपने परिवार के साथ हंसी मजाक भरे खाने के लिए आभारी हूं, क्योंकि हमने दिन भर की भागदौड़ के बाद एक दूसरे के साथ वाकई जुड़ाव महसूस किया और तनाव कम हुआ। ये विशिष्टता उस भावना को ज्यादा जीवंत बनाती है, महसूस करने लायक बनाती है। और गहराई का क्या मतलब है? वो क्यों वाला हिस्सा? बिल्कुल, गहराई का मतलब है हर बिंदु के पीछे का क्यों लिखना। ये आपके लिए मायने क्यों रखता है। मैं इस भोजन के लिए आभारी हूं, क्यों? क्योंकि ये मुझे पोषण देता है और मुझे गर्मजोशी का एहसास कराता है। या मैं अपने दोस्त की मदद के लिए आभारी हूं, क्यों? क्योंकि इससे मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं और इसने मेरी समस्या का बोझ हल्का कर दिया। ये क्यों वाला हिस्सा हमें उस भावना से गहराई से जोड़ता है। स्रोत विविधता पर भी जोर देता है। रोज एक ही बड़ी चीजों, परिवार, स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय छोटी, अक्सर अनदेखी की जाने वाली चीजों को शामिल करें। सुबह की पहली कॉफी का स्वाद, किसी अजनबी की मुस्कान, बारिश की आवाज, कोई गाना जिसने मूड अच्छा कर दिया। और एक और महत्वपूर्ण बात, लोगों और अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करना। अक्सर भौतिक चीजों जैसे नई कार या गैजेट के प्रति आभारी होने से ज्यादा स्थायी खुशी देता है, ऐसा स्रोत का मानना है। ये दिलचस्प है कि स्रोत ये भी सुझाव देता है कि रोजाना लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो जो आम तौर पर सुनते हैं उससे अलग है।
हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तर्क ये है कि अगर रोज लिखने से ये अभ्यास उबाऊ या सतही हो रहा है, तो हफ्ते में कुछ बार, शायद 2-3 बार लिखना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। शर्त यह है कि जब लिखें तो पूरी गहराई और ध्यान से लिखें। लक्ष्य मैकेनिकल तरीके से सूची बनाना नहीं है, बल्कि वास्तविक कृतज्ञता की भावना को महसूस करना और उसे आत्मसात करना है। तो ताजगी और गहराई बनाए रखना रोजाना की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। यह थोड़ा व्यक्तिगत प्रयोग का मामला भी है कि किसी के लिए क्या काम करता है। ये ग्रैटिट्यूड जर्नल 2.0 वाकई सामान्य सलाह से काफी आगे जाता है। ये सिर्फ लिखने का काम नहीं लगता, बल्कि एक तरह से उस भावनात्मक अनुभव को फिर से जीने जैसा है। स्रोत में एक और व्यवहारिक तकनीक का उल्लेख है, 3 अच्छी बातें या 3 गुड थिंग्स अभ्यास। ये जर्नल से कैसे अलग है? हाँ, ये तकनीक भी काफी जानी मानी है और ये डॉक्टर मार्टिन सेलिगमन के सकारात्मक मनोविज्ञान के काम से निकली है। ये विशेष रूप से हमारे नकारात्मकता पूर्वाग्रह का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई है, खासकर दिन के अंत में। इसमें रोज रात को सोने से पहले उस दिन हुई 3 अच्छी बातें लिखना शामिल है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और इसमें भी वो क्यों वाला तत्व महत्वपूर्ण है, कि वो क्यों हुई। बिल्कुल, शायद यहाँ ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको न सिर्फ ये लिखना है कि क्या अच्छा हुआ, बल्कि ये भी लिखना है कि वह क्यों हुआ। उदाहरण के लिए, 1, आज मीटिंग अच्छी गई, क्यों? क्योंकि मैंने अच्छी तैयारी की थी और अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे। या 2, दोस्त ने कॉफी के लिए पूछा, क्यों? शायद क्योंकि वो मिलना चाहता था और उसने पहल की। या 3, ट्रैफिक जाम में नहीं फंसा, क्यों? शायद किस्मत अच्छी थी या मैंने थोड़ा जल्दी निकल गया था। ये क्यों वाला विश्लेषण क्या हासिल करता है? इसे क्या पता चलता है? ये हमें ये समझने में मदद करता है कि अच्छी चीजें कैसे होती हैं। कभी हमारी अपनी कोशिशों से, जैसे तैयारी करना, कभी दूसरों की दयालुता या कार्यों से, जैसे दोस्त का पूछना, और कभी-कभी सिर्फ अच्छे भाग्य या संयोग से। ये हमें अपनी भूमिका को पहचानने में मदद करता है, दूसरों के योगदान की सराहना करना सिखाता है और ये भी स्वीकार करना सिखाता है कि कभी-कभी चीजें बस अच्छी हो जाती हैं। स्रोत सेलिगमैन के शोध का हवाला देता है, जिसमें पाया गया कि सिर्फ 1 हफ्ते तक इस अभ्यास को करने वाले प्रतिभागियों ने अपनी खुशी के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि और अवसाद के लक्षणों में कमी महसूस की, और ये प्रभाव महीनों तक बना रहा। सिर्फ 1 हफ्ता, ये तो काफी प्रभावशाली लगता है। हाँ, और ये अभ्यास नींद को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि ये दिन को एक सकारात्मक नोट पर समाप्त करने में मदद करता है, बजाय इसके कि हम सोते समय दिन की समस्याओं या चिंताओं के बारे में सोचते रहें। ये जर्नल से इस मायने में अलग है कि ये विशेष रूप से उस दिन की सकारात्मक घटनाओं और उनके कारणों पर केंद्रित है, जबकि जर्नल थोड़ा और व्यापक हो सकता है। इन 2 तकनीकों के अलावा क्या स्रोत किसी और मैकेनिक का उदाहरण देता है जिसे हम समझ सके? शायद रिश्तों से जुड़ा हुआ कुछ? हाँ, बिल्कुल। स्रोत रिश्तों में कृतज्ञता बढ़ाने पर भी जोर देता है, जिसे हम एक और मैकेनिक कह सकते हैं। ये सिर्फ अपने मन में कृतज्ञ महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे व्यक्त करने के बारे में है। स्रोत में कृतज्ञता भेंट यानी ग्रैटिट्यूड विजिट जैसी तकनीकों का उल्लेख हो सकता है, जहां कोई व्यक्ति किसी ऐसे इंसान के लिए एक पत्र लिखता है जिसने उसके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, और संभव हो तो उसे व्यक्तिगत रूप से पढ़कर सुनाता है। या और सरल स्तर पर अपने प्रियजनों को नियमित रूप से यह बताना कि आप उनकी किन विशिष्ट बातों या कार्यों के लिए आभारी हैं। ये न केवल कृतज्ञता के अपने स्तर को बढ़ाता है, बल्कि रिश्तों को भी गहरा करता है। हाँ, ये रिश्तों वाला पहलू महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि अकेलापन भी तो उस खालीपन का एक कारण हो सकता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। निश्चित रूप से कृतज्ञता हमें अपने आसपास के लोगों के सकारात्मक योगदान को देखने और स्वीकार करने में मदद करती है। इससे जुड़ाव और समर्थन की भावना बढ़ती है। यह हमें कम अकेला महसूस करा सकती है। तो चाहे वो उन्नत जर्नलिंग हो, या दिन के अंत में 3 अच्छी बातों को याद करना हो, या फिर रिश्तों में कृतज्ञता व्यक्त करना हो, स्रोत का केंद्रीय संदेश यही लगता है कि कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं है जिसे हम बस महसूस करते हैं, बल्कि ये एक सक्रिय कौशल है जिसे सीखा जा सकता है, अभ्यास किया जा सकता है और विकसित किया जा सकता है। और ये दिखावटी सकारात्मकता या जीवन की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये अपनी मानसिकता को जानबूझकर प्रशिक्षित करने के बारे में है। ये स्वीकार करने के बारे में है कि जीवन में मुश्किलें होंगी, लेकिन साथ ही ये भी चुनने के बारे में है कि हम अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करते हैं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इन अभ्यासों का प्रभाव संचयी होता है, क्यूमुलेटिव। जैसे एक छोटा निवेश करके समय के साथ बड़ी राशि बन सकती है, वैसे ही कृतज्ञता के छोटे नियमित अभ्यास समय के साथ हमारी भावनात्मक स्थिति,
हमारे रिश्तों और हमारे जीवन के प्रति हमारे समग्र दृष्टिकोण पर बड़ा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। स्रोत में दिए गए उदाहरण या केस स्टडीज भी शायद यही दर्शाते होंगे कि कैसे लोगों ने इसे अपनाया। हाँ, स्रोत में अक्सर ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण होते हैं जिन्होंने इन तकनीकों को अपनाया और पाया कि वे धीरे धीरे अधिक शांत बने, अधिक आशावादी बने और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने में खुद को अधिक सक्षम महसूस करने लगे। ये कोई जादुई समाधान नहीं है जो रातों रात सब कुछ बदल दे, बल्कि ये एक सतत प्रक्रिया है, एक तरह का मेंटल फिटनेस प्रोग्राम। तो संक्षेप में कहें तो कृतज्ञता के मैकेनिक्स हमें दिखाता है कि कृतज्ञता वास्तव में खुशी, संतुष्टि और लचीलेपन का एक शक्तिशाली इंजन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस इंजन को बनाने और चलाने की शक्ति हमारे अपने हाथों में है। ये हमें निष्क्रिय पीड़ित की भूमिका से निकालकर अपने भावनात्मक जीवन के सक्रिय निर्माता की भूमिका में लाता है। बहुत अच्छे से कहा आपने। और जैसा कि हमने पहले संकेत दिया था, ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। स्रोत में कुछ और भी उन्नत अवधारणाएं हैं जो कृतज्ञता की समझ को और गहरा करती हैं। ये उस फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं, खासकर वो उन्नत मानसिकता वाला घटक जिसकी बात हमने की थी। हाँ, आपने प्रसाद बुद्धि का उल्लेख किया था। ये क्या है? क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? प्रसाद बुद्धि एक संस्कृत शब्द है जिसका मोटे तौर पर अनुवाद कृपा या उपहार की मानसिकता के रूप में किया जा सकता है। स्रोत इसे एक ऐसी उन्नत मानसिकता के रूप में वर्णित करता है जहां व्यक्ति हर परिस्थिति को, चाहे वो सुखद हो या आपात रूप से दुखद लगे, एक सीखने के अवसर, एक उपहार या एक कृपा के रूप में स्वीकार करना सीखता है। ये भाग्यवादी निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ये गहरी स्वीकृति और हर अनुभव में कुछ न कुछ मूल्य खोजने की क्षमता है। ये कृतज्ञता को सिर्फ अच्छी चीजों तक सीमित रखने से आगे ले जाता है और हमें जीवन के प्रति एक अधिक शांत और स्थिर दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। ये तो काफी गहरा दर्शन है। इसे विकसित करना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होगा, पर सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। हाँ, ये अभ्यास का विषय है, समय लगता है। और एक और दिलचस्प उन्नत विचार है जिसका स्रोत उल्लेख करता है, वो है उदारता चक्र या जेनरोसिटी फ्लाईव्हील का। उदारता चक्र, ये कैसे काम करता है? कृतज्ञता और उदारता का क्या संबंध है? स्रोत बताता है कि कैसे कृतज्ञता स्वाभाविक रूप से हमें और अधिक दयालु और उदार बनने के लिए प्रेरित करती है। जब हम आभारी महसूस करते हैं, खासकर दूसरों की मदद के लिए, तो हम अक्सर दूसरों की मदद करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। जब हम उदारता दिखाते हैं तो इससे न केवल दूसरों को लाभ होता है, बल्कि हमें भी अच्छा महसूस होता है और अक्सर हमें बदले में और अधिक कृतज्ञ होने के कारण मिलते हैं, शायद दूसरों की प्रशंसा या मदद के रूप में। ये एक सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है। कृतज्ञता उदारता को बढ़ावा देती है, उदारता सकारात्मक सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देती है और सकारात्मक सामाजिक संबंध फिर से कृतज्ञता के और अवसर पैदा करते हैं। ये एक स्व मजबूत होने वाला चक्र है जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर कल्याण को बढ़ाता है। ये फ्लाईव्हील का विचार बहुत शक्तिशाली है। मतलब एक बार गति पकड़ने के बाद ये खुद को बनाए रखता है और शायद बढ़ाता भी जाता है। ये उन्नत अवधारणाएं निश्चित रूप से हमें सोचने के लिए बहुत कुछ देती हैं। बिल्कुल, ये दिखाती हैं कि कृतज्ञता सिर्फ व्यक्तिगत खुशी का मामला नहीं है, बल्कि इसका गहरा सामाजिक और दार्शनिक आयाम भी है। तो आज की हमारी ये चर्चा स्रोत कृतज्ञता के मैकेनिक्स पर आधारित हमें कृतज्ञता को एक नए, अधिक सक्रिय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। ये सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं, बल्कि एक सीखा जा सकने वाला कौशल है, एक इंजन है जिसे हम अपनी खुशी और लचीलेपन के लिए बना सकते हैं और चला सकते हैं। और शायद अंतिम विचार जिस पर श्रोता मनन कर सकते हैं, वो स्रोत की मूल चुनौती से ही जुड़ा है। क्या हम कृतज्ञता को केवल एक होना चाहिए या अच्छा गुण मानते हैं, या हम इसे अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए एक अनिवार्य सक्रिय उपकरण के रूप में अपनाने को तैयार हैं? स्रोत हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है। अगर कृतज्ञता वास्तव में खुशी और लचीलेपन का इंजन है, तो हम इस इंजन को जानबूझकर नियमित रूप से कैसे चालू रख सकते हैं, खासकर तब जब जीवन व्यस्त हो, तनावपूर्ण हो या मुश्किल लग रहा हो? क्योंकि जानना एक बात है, पर असली बदलाव तो करने से ही आता है।